की शादी को हुए पूरे 2 साल हो गए थे, मगर अभी तक कालू कौवे के घर में कोई संतान नहीं थी। कालू जी, कल मैं सोच रही थी किसी वैद्य जी के पास जाती हूँ, मगर आपने मना कर दिया। मैं आज फिर यही बात करूँगी कि मैं वैद्य जी के पास जाकर दवाई ले आती हूँ। बस बस टुनटुनी, मैंने तुम्हारी बहुत दवाएं की हैं, मगर तू ठीक नहीं होगी और ना ही तू कभी अंडा देगी। जी ऐसे तो न कहिए, एक बार मेरा इलाज करवा लीजिए, फिर देखना मैं एक दिन जरूर अंडा दूंगी। अरे टुनटुनी, कब तक झूठे दिलासे दोगी मुझे? जब मैं हकीकत का सामना करना चाहता हूँ तो तुम क्यों आगे से पर्दा डालती हो? टुनटुनी की बातों में कालू कौवा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख हो रहा था। दोनों की पसंद की शादी थी। कालू जी, क्या आप मेरी सारी वफाएं भूल रहे हैं? आपको याद नहीं किस तरह आप नदी किनारे मेरा घंटों बैठकर इंतजार किया करते थे? अब है कि आप मेरा इलाज ही नहीं करवा रहे। टुनटुनी, वो दिन और थे जब मैं सपने सजाया करता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में कभी भी छोटे छोटे बच्चों की आवाज नहीं निकलेगी, मेरा घर सुनसान हो जाएगा। ये सब कहकर वो बहुत उदास हो जाता है और वो घर से चला जाता है। कालू एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठकर अमरूद खा रहा था। पहले मैं आधा अमरूद टुनटुनी के लिए लेकर जाता था, मगर अब मैं टुनटुनी के लिए कुछ नहीं ले जाऊंगा। टुनटुनी ने मुझे दिया ही क्या है? एक संतान, एक अंडा तक नहीं दिया उसने मुझे। ऐसा सोचकर कालू कौवा सारे अमरूद खत्म कर जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हरिया तोता आ जाता है। कालू, कब तक ऐसे फिरते रहोगे? कब तक बिना बच्चों के गुजारा करोगे? तुम फिर से गए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। जब तुझे पता है कि मेरी संतान नहीं हो सकती तो फिर बार बार क्यों आते हो मुझे तंग करने? कालू, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारे जख्मों को फिर से ताज़ा कर दूं। अरे मैं तो तुम्हारे जख्मों को भरना चाहता हूँ। वो सामने देखो, सामने वाले पेड़ पर एक सुंदर कौवी बैठी है। जाओ, वो तुम्हें संतान भी देगी और खुशियाँ भी। टुनटुनी चिड़िया की तरह बांझ नहीं होगी। अरे तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने टुनटुनी से लव मैरिज की थी। कितने मैंने उससे वफा के वादे किए थे और मैं वो वादे उससे जरूर निभाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया सो गई थी, मगर कालू कौवे को नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ टुनटुनी उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ उसकी संतान। वो कहाँ जाता? मोहब्बत ही संतान की तरफ। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया उठ बैठती है। उसके दिल में कुछ उदासी छाई हुई थी। कालू जी, क्या आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? बताएं मुझे, सच सच बताएं। अगर करने वाले भी हो तो मुझे बता दो। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे संतान के लिए शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले ही कर लेता। कालू जी, आपको संतान की बहुत जरूरत है। बिना संतान के आपका गुजारा नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन हाँ, ना हमारी मोहब्बत रहेगी और ना ही आपकी ये टुनटुनी बचेगी। मुझे ऊपर वाले ने क्यों बांझ बना दिया? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, मगर आज कालू कौवे को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुप करके घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा सीधा सुंदरी कौवे के पास चला जाता है। कालू उसे जैसे ही देखता है उसकी नीयत बदल जाती है। कालू को एहसास नहीं रहता अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का। अरे क्या तुम मुझे संतान की खुशी दोगी? अगर आपने मुझसे शादी की तो फिर मैं आपको संतान की खुशी जरूर दूंगी। हाँ तो बस ठीक है, हम आज ही शादी कर लेते हैं और तुम मेरे घर चलना। वहाँ पर मेरी एक पत्नी है, तुम उसका भी ख्याल रखना। उससे लड़ना नहीं, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। मैंने उससे बहुत वफा के वादे किए थे। आप फिक्र ना करो, मैं आपकी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगी और जो हमारा अंडा आएगा मैं उसका भी बहुत ख्याल रखूंगी। कालू कौवा उससे शादी कर लेता है। शादी करके उसको शाम में अपने साथ घर ले आता है। ये देख टुनटुनी चिड़िया तो बेहोश हो जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, तुझे क्या हो गया है? जरा उठो, उठो टुनटुनी। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें धोखा दिया है। यह तो सिर्फ और सिर्फ मेरी संतान की खुशी है।
फिर जब टुनटुनी चिड़िया को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी सौतन बड़ी खुशी उसके घोंसले में बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से सीधा अपनी दोस्त मीनू मासी के पास चली जाती है। वो उसको अपने सारे दुखड़े सुनाती है। बस हो गया, यही प्यार था। कालू को तो देखो किस तरह से उसकी दूसरी बीवी आते ही उसने तुमसे अपना मुंह फेर लिया। हाँ मीनू मासी, ना जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझसे किए हुए वादे कैसे भूल सकता है। मुझे क्या पता था शादी से पहले कि मैं बाज निकलूंगी। मुझे पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। ऐसे ही समय बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सौतन एक अंडा देती है। अंडे को देखकर कालू कौवे की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। मेरा अंडा आ गया। फाइनली मैं भी पिता बनूंगा। छोटा छोटा मेरा बच्चा होगा, घोंसले में शोर करेगा, फल खाने की फरमाइश करेगा। मेरा अंडा आ गया। बस अंडा आने की देर थी कि कालू कौवा टुनटुनी को भूल जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी के खाने पीने का ख्याल रखता, उसके लिए रोजाना मीठा फल लाता और फिर अपने अंडों को बुलबुल डॉक्टर से चेकअप करवाने जाया करता था। टुनटुनी चिड़िया बीमार होती या भूखी होती, कालू ने तो कभी उसका ख्याल ही नहीं किया। फिर एक दिन तीनों नदी किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक शिकारी आता है। शिकारी तीर मारता है। वो तीर कालू के सीने में लगने ही वाला था कि टुनटुनी चिड़िया आकर वो तीर अपने सीने पर रखा लेती है। कालू उसकी पत्नी उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया को तीर लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मेरी टुनटुनी, तुझे क्या हो गया है? जालिम शिकारी, शर्म आनी चाहिए। तुम किसी की हंसते बसते घर उजाड़ देते हो टुनटुनी। मेरी टुनटुनी ने मुझसे वफा का वादा पूरा किया। उसने मेरे सीने पर लगने वाला तीर अपने सीने पर खा लिया। टुनटुनी उठो टुनटुनी। सुनिए जी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी सौतन तो बहुत अच्छी थी। मैं उसे हमेशा गलत ही समझती रही। अरे तुम्हारा क्या कसूर? मैंने उससे वफा के वादे किए थे। मैंने उससे एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब मेरे रोने का फायदा क्या? ऐसे कालू कौवे को अपनी बेवफाई का आज बहुत बुरी तरह एहसास हो रहा था। सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए ना। आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, आज क्या बनाया है? आज खाने में भरवा भिंडी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे टुनटुनी, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाना खाने में। अब बस खुशी होते रहोगी या खाओगे भी? तुम भी आओ ना। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए ना। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। कालू और टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। कालू दिन भर अपने खेत में काम करता और टुनटुनी घर संभालती। खाना खाने के बाद टुनटुनी कालू को घूर कर देखती रही। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना टुनटुनी, कर्जा लिया है तो पटाना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस बंटी कबूतर की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो इसमें अब मैं क्या करूँ? खेती बाड़ी छोड़कर उस बंटी की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ तो उसमें बुराई ही क्या है और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे आप ही देखोगे और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूँगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो बंटी टमाटर कितने में लेकर गए आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान वुकान चलाना।
चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टुनटुनी खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कालू बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। टुनटुनी ने बात तो ठीक ही कही थी। पर कालू को सरपंच कड़कनाथ सेठ का ख्याल आया। दरअसल कालू के पिता ने अपने बुरे समय में कई साल पहले कड़कनाथ सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में कालू का आधा खेत सरपंच के पास गिरवी पड़ा हुआ था। कालू अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं अपनी सब्जियाँ यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ हाँ बढ़िया, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर पक्षी सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके गुंडे आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। कालू का वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने टुनटुनी को सारी बात बता दी। टुनटुनी ने कुछ देर तक अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे जंगल के सबसे नजदीक का जंगल है सुंदरवन। आप वहाँ जाकर भी तो अपनी सब्जियाँ बेच सकते हो, वहाँ ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, सुंदरवन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊँगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे जंगल बसा है, सुंदरवन भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। अगले ही दिन कालू ने जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर एक बढ़िया नाव बनवा ली। अगले दिन से ही कालू अपनी नाव से सब्जियां लेकर सुंदरवन जाता और वहाँ सब्जियां बेचता। सुंदरवन के पक्षियों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही कालू सब्जियों के दाम कम ही लेता था। तो इस तरह कालू टुनटुनी के दिन बदलने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कड़कनाथ सरपंच कालू के घर आया। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किश्त है। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया, चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किश्त देकर जाता हूँ आपको। देख अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी। पर वर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सरपंच कालू से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि कालू उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। उधर कालू को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधी गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से कालू सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात
कालू की एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था। तभी आधी रात को उसे बादलों की बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसी ही होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से पक्षियों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में कालू वो पक्षी था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई कालू की तारीफ कर रहा था। और फिर अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या? सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। बुलबुल बता रही थी कि बाकी परिवार तो सही समय पर निकल गया, लेकिन सरपंच जी घर के अंदर फंस गए हैं। इतना सुनते ही कालू ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन कालू फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच को अपनी नाव में बिठाकर बाहर निकाल लाया। कुछ दिन बाद जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो कालू ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चले। बस करो कालू, मेरी आंखें खुल गई है भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहाँ और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर कालू और टुनटुनी खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने कड़कनाथ सरपंच के मन में चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक गरीब पक्षी थे। टूनी चिड़िया अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घोंसलों की सजावट का सामान बनाती थी और टुन्नू चिड़ा जंगल में घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बहुत दिन हो गए, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं लाए। हाँ, तुम सही कहती हो। हम कल ही जंगल के बाजार चलेंगे और उनके लिए जूते लेकर आएंगे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। अगले दिन दोनों जंगल के बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ जंगली पक्षी उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों की वही मौत हो जाती है। टुन्नू और टूनी की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां टुनटुनी और पिंकी चिड़िया अनाथ हो गई। पिंकी चिड़िया बहुत जोर जोर से रो रही थी। पिंकी, मैं हूँ ना तेरी बहन, तेरी दीदी है ना, तू परेशान मत हो। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो चिंता मत कर पिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़ के चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्च चलाएंगे। ठीक है दीदी। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया पेड़ के किनारे बैठकर अपनी माँ के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने सामान बेचने लगती है। उन दोनों छोटी छोटी प्यारी चिड़ियों को पेड़ के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहाँ से गुजरने वाले पक्षियों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी टुनटुनी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक हरी तोता आता है। अरे बेटे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से टुनटुनी और पिंकी चिड़िया की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घोंसले में लौटकर आई तब पिंकी चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है।
हाँ पिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था। देख टुनटुनी, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 5,000 के हिसाब से 4 महीने का किराया 20,000 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 20,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठवा लूंगा और घर खाली करवा दूंगा। अंकल, आपको तो पता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ आज के पैसे। फिर मकान मालिक टुनटुनी चिड़िया के हाथ से रुपए छीन लेता है। दूसरे दिन पिंकी और टुनटुनी ने मिट्टी का सामान बेचकर जो कमाया वो भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे मन में ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इसमें हमें मकान मालिक को रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हाँ पिंकी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो तो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह टुनटुनी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वो दोनों पेड़ के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगती है। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ पिंकी, अपना मिट्टी का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ पिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है। अब हम आज यही पेड़ पर सो जाते हैं। हम नदी पार जंगल में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें नदी के पार वाले जंगल के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पहुँचकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? पिंकी, तो फिक्र मत कर, वो देख वहाँ मिट्टी रखी हुई है। अब इसी से हम अपने लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया ने अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये मिट्टी का घर कितना सुंदर है ना? हाँ पिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दूर दूर से कई पक्षी उनके बनाए हुए मिट्टी के घर को देखने के लिए आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर बनाकर उन्हें बेचने लगती है और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। ये कहानी हिमालय जंगल की है, जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा कुछ दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए दाने लाने का काम टुनटुनी ही कर रही थी। टुनटुनी के पड़ोस में ही कालू कौवे का भाई बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली कबूतरी भी रहते थे। वो कालू कौवे से बहुत जलते थे और वो चाहते थे कि किसी तरह कालू कौवे की जायदाद उन्हें ही मिल जाए। बंटी जी, देख रहे हो कालू कौवा बीमार पड़ा हुआ है, पर ये टुनटुनी और अपने बच्चे के लिए दाना इकट्ठा कर रही है। अरे हाँ, क्या बताऊं, वो मनहूस कालू मरता भी तो नहीं है। अगर वो मर जाए तो सारी जायदाद हमें ही मिल जाएगी। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते
करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बंटी जी, अब कालू बीमार है और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। फायदा? कैसा फायदा? और हम कालू के बीमार होने का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इतनी भोली भी मत बनो, हमें कालू की जायदाद चाहिए ना, तो सोचो अब कैसे मिल सकती है। जब ये कालू खुद ही मर जाए या फिर तुम अपने भाई को मार डालोगे। अरे मेरी भोली कबूतरी, सिर्फ कालू कौवे को मारने से कुछ नहीं होगा। हमें जायदाद तभी तो मिलेगी जब उनका पूरा परिवार मारा जाए। लेकिन तुम पूरे परिवार को मारोगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अरे तुम उस कालू कौवे को मारो या उसके पूरे परिवार को मारो, लेकिन ये पूरी जायदाद मेरे पास ही आनी चाहिए। इतना कहकर बंटी कबूतर कालू कौवे और टुनटुनी के घर जाता है। वो चुपके से खाने में जहर मिला देता है। कुछ देर बाद टुनटुनी अपने पति को खाना देती है। वो खाने को खा लेता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की हालत बिगड़ने लगती है। टुनटुनी, इस खाने में तो जहर मिला हुआ है और ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे भाई बंटी ने ही मिलाया होगा। बंटी हमारी जायदाद हड़पना चाहता है। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। इतना बोलते ही कालू कौवे की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत होने पर बेचारी टुनटुनी बहुत दुखी होती है। तभी बंटी कबूतर देखता है कि कालू कौवे की मौत हो चुकी है। अरे बस कालू कौवे ने ही खाना खाया, लेकिन टुनटुनी और उसकी बेटी ने तो खाना ही नहीं खाया। अब इनको मारे बिना हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अब टुनटुनी और उसकी बेटी को कैसे मारा जाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक उपाय है। हम टुनटुनी को उसके पति को मारने के इल्जाम में फंसवा देते हैं। हाँ, ये सही है। मैं अभी राजा के पास जा रहा हूँ। इतना बोलकर बंटी कबूतर जंगल के राजा हरिया काका के पास जाता है। राजा जी, उस टुनटुनी ने मेरे भाई कालू कौवे को खाने में जहर दे दिया और उस खाने को खाने से मेरे भाई की मौत हो गई। अब आप ही इंसाफ कीजिए। मैं ये बात टुनटुनी से पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। गोलू चिड़ा, जाओ टुनटुनी को लेकर आओ और वो खाना भी लेकर आना जिसको खाने से कालू कौवे की मौत हुई। इतना सुनकर गोलू चिड़ा टुनटुनी के साथ जहरीला खाना लेकर राजा के पास आता है। बताओ, तुमने अपने पति को जहर देकर क्यों मारा? तुमने खाने में जहर क्यों मिलाया? नहीं राजा जी, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? महाराज, क्योंकि काफी समय से कालू कौवा बीमार चल रहा था, इसलिए उसकी बीमारी इस पर बोझ बन गई थी। इस टुनटुनी ने उसे खाने में जहर देकर मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो महाराज। ऐसे तो मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने उसे खाने में जहर नहीं दिया। जो खाना तुमने कालू कौवे को दिया था वही खाना तुम्हें सबके सामने खाकर दिखाना होगा। लेकिन महाराज। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा और फिर तुम्हारी सारी जायदाद सरकारी मानी जाएगी। अगर मैंने ये खाना नहीं खाया तो मेरी बेटी को मिलने वाली जायदाद उसे नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे खाना खाना ही होगा। ठीक है, मैं ये खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी खाना खा लेती है। खाना खाती उसकी वही मौत हो जाती है। माँ उठिए माँ, आपको क्या हुआ है माँ? आप बोल क्यों नहीं? चलिए हम घर चलते हैं। उठिए माँ, उठिए ना। अब तेरी माँ नहीं उठने वाली। साबित हो गया ना कि उसने मेरे भाई कालू कौवे को मारा था, इसलिए उसे उसकी सजा मिल गई। अब तू मेरे साथ घर चल। इतना बोलकर बंटी कबूतर सुनहरी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बंटी कबूतर बबली कबूतरी कालू कौवे की जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और कालू कौवे के घर में ही रहने लगते हैं। चल रही सुनहरी चिड़िया, आज से तू हमारे लिए दाना लेकर आएगी। चल बाहर जा और हमारे लिए दाना लेकर आ। ठीक है, जाती हूँ आंटी, और आप लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर बेचारी सुनहरी चिड़िया दाना ढूंढने निकल जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। माँ, ये लोग मुझसे बहुत काम कराते हैं और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। माँ, मैं क्या करूँ माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे पिटने से बचना है तो मुझे उनके लिए भोजन ले जाना पड़ेगा।
सुनहरी चिड़िया भोजन लेकर घर पहुंचती है। बंटी और बबली कबूतरी खाना खाकर सो जाते हैं और सुनहरी को खाना भी नहीं देते। वो बेचारी ऐसे ही सो जाती है। तभी सुनहरी को सपने में टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। अरे सुनहरी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। बेटा, ये जो घर इन लोगों ने हड़प लिया है ना, वो तुम्हारा ही है। तुम्हें अपना घर इनसे वापस लेना होगा और तुम इन लोगों से मेरी मौत का बदला भी लेना होगा। तभी सुनहरी चिड़िया नींद में ही अपनी माँ को आवाज लगाती है, जिससे बंटी कबूतर बबली कबूतरी की आँख खुल जाती है। माँ, मेरे पास वापस आ जाओ माँ। अरे मूर्ख, तू पागल हो गई है क्या? तेरी माँ मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। माँ माँ करके हमें भी नहीं सोने देगी। अंकल आंटी, ये घर मेरा है। आप यहाँ पर क्यों रहते हो? आपको मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आप अपने घर में जाकर रहो। मुझे यहाँ पर अकेले ही रहने दो। अच्छा, बड़ी आई घर वाली बनने। अब हम तुझको बताते हैं कि ये घर किसका है। चल निकल जा यहाँ से और आइंदा इस घर में कभी वापस नहीं आना। इस तरह लड़ाई झगड़ा करके वो लोग सुनहरी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। बेचारी सुनहरी चिड़िया एक जगह बैठी हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं महाराज के पास जाकर अपने अंकल आंटी की हकीकत बताऊं और उन दोनों को सजा दिलवाऊं। तभी सुनहरी चिड़िया राजा के पास जाती है। महाराज, आपने मेरी माँ को बेकसूर मार डाला, जबकि खाने में जहर मेरे अंकल आंटी ने मिलाया था ताकि वह हमारी सारी जायदाद ले सके। सुनहरी चिड़िया कितने रोने और कहने के बाद राजा हरिया काका बोलते हैं। गोलू चिड़ा, अपने सिपाही पक्षियों के साथ जाकर बंटी कबूतर के घर की तलाशी लो। अगर जहर की बोतल उनके घर से मिली तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, उन्हें बताए बिना उनके घर पर जाना। अब गोलू चिड़ा ऐसा ही करता है और उनके घर से जहर की बोतल मिल जाती है। फिर वो दोनों को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, ये बोतल में तो दवाई है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी दवाई है तो इसे अभी पी कर दिखाओ। अगर ये जहर ना हुआ तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा और तुम दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हम पर दया करो, हम ये दवा नहीं पी सकते। अगर तुम अभी इसे नहीं पियोगे तो तुम दोनों को फांसी पर लटका दिया जाएगा और इसे पीने से हो सकता है कि तुम दोनों बच जाओ। तभी डर के मारे बंटी कबूतर और बबली कबूतरी जहर को पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है। ऐसे सुनहरी चिड़िया ने अपनी माँ बाप की मौत का बदला ले लिया और उसे उसका घर भी वापस मिल गया। ये कहानी हिमालय जंगल की है, जहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी घर बनाने में लगे थे, मगर जंगल में कालू कौर की पत्नी सुंदरी कौवी ना तो कुछ सुखी जीवन जीना चाहते थे और ना ही औरों को जीने देते थे। जितने भी पक्षी अपने घोंसले बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन सबके घोंसले में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे ताकि उन्हें अपना घोंसला दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, तभी कालू उसकी पत्नी ने उसका घोंसला तोड़ दिया। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू भैया, तुमने मेरा घोंसला क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही हैं और तुम खुद का घोंसला तो बना नहीं रहे और मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। मैं तो अपना घोंसला दोबारा बना लूंगी, पर समय रहते तुम भी अपना घोंसला बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम जब पछताएंगे पछता लेंगे। तुम हमारी इतनी चिंता मत करो और दोबारा अपना घोंसला बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला दोबारा बनाने लग गई। कालू उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ बैठी बातें कर रही थी। यार, ये कालू कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत ही परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घोंसला तो बना नहीं रहे और हमारे घोंसले को बनने नहीं दे रहे। दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ, पर
पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी अपना घोंसला है, इनका तो घोंसला ही नहीं। देख लेना, ये मरेंगे ठंड से। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे ठंड हो रही है, फिर ठंड में बाहर उड़ा भी नहीं जाता। हाँ, कल से हम दोनों दूसरे जंगल में चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठा करके ले आएंगे। अगले दिन दोनों चिड़िया दूसरे जंगल जाती है और फल इकट्ठा करके ले आती है। कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, अब हमें खाने का भी इंतजाम करना होगा, ठंड में उड़ा नहीं जाता। अजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूँ, फिर आप उनके घोंसले में जाकर खाना चुरा चुरा कर ले आना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है और उनसे माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ा। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो टुनटुनी। ओहो, आज सुंदरी को इतनी अकल कैसे आ गई? क्या लालच है तुम्हारा, बताओ? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी तुम बन रही हो। बताओ क्या चाहिए? कोई भी लालच नहीं है, मैंने एक बार गलती की है, बस एक बार माफ कर दो टुनटुनी। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो जाती है मगर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने हल्की सी भी गलती को अंजाम दिया तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। सुंदरी कौवी ने दोनों चिड़ियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घोंसले में जाकर बातें करने लगती और दूसरी तरफ कालू को सबके घोंसले में जा जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया घोंसले में सो रही थी, तभी कालू कौआ और सुंदरी छुपके से उसके घोंसले में घुस गए। तभी कालू से एक बर्तन गिर गया, जिसकी वजह से टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने देखा तो सुंदरी के पास में एक थैला था जिसमें खाना था। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना, इसलिए ही तुमने हम सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम हमारा राशन चुरा सको, तुम्हें जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने ये बात टूनी चिड़िया को बता दी। फिर टूनी चिड़िया भी सतर्क हो गई। एक दिन काफी ठंड पड़ती है, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए, पर कालू उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। तभी सुंदरी कौवी कालू से कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे तो अच्छा हम भी अपना घोंसला बना लेते, तो आज इतनी सर्दी में हम कांप नहीं रहे होते। और देखो, सारे पक्षी मजे में अपने घोंसले में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे सुंदरी कौवी की तबीयत खराब होने लगी, साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगी। कालू फिर सभी पक्षियों के घोंसले में मदद के लिए गया, पर कोई इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक हार कर टुनटुनी चिड़िया के पास गया। टुनटुनी चिड़िया, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था मेहनत करके घोंसला बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और रोते हुए टुनटुनी चिड़िया से बोला, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह किए हैं, पर आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और सुंदरी कौवे कालू कौवे को अपने घोंसले में बुला लिया और साथ ही पूरी रात सुंदरी का ध्यान रखा। अगली सुबह जब सुंदरी कौवी उठी तो वो टुनटुनी चिड़िया से बोली, टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी टुनटुनी।
उस दिन के बाद से कालू उसकी पत्नी सुधर गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लिया और साथ ही सभी पक्षी भी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। 4 दिन से जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पेट से थी। वो अपने पति के साथ घोंसले में बैठकर बारिश को देख रही थी। अजी, ये बारिश कब रुकेगी? मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ। वही पड़ोस वाले जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्ची के साथ बैठकर बारिश को निहार रही थी। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, ये बारिश कितनी अच्छी है ना। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बेटा, बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले पक्के नहीं होते उन पक्षियों के लिए बारिश अच्छी नहीं होती बेटा। माँ, अगर बारिश ऐसी ही चलती रही तो टुनटुनी मौसी का घोंसला कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उनका घोंसला तो बहुत कमजोर है। तुम चिंता मत करो सुनहरी, सब ठीक होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी तूफानी हवाएं शुरू हो जाती हैं। तेज हवा की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? लगता है हमारा घोंसला गिरने वाला है। जल्दी चलो टुनटुनी, हमें घोंसले से बाहर निकलना होगा। फिर वो दोनों घोंसले से बाहर चले जाते हैं। तभी तेज हवा की वजह से उनका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हो गया जी? अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने आपसे कहा था कि हमारा घोंसला पक्का नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सबसे पहले हमें एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं। तुम चिंता मत करना टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को तसल्ली तो दे रहा था, लेकिन मन ही मन कालू कौआ बहुत ज्यादा चिंतित था। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तुम यहीं रुको टुनटुनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अजी, आप अकेले कहाँ जाएंगे? मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं नहीं, यहाँ शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर अभी आया। ऐसा कहकर कालू कौआ खाने की तलाश में निकल जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक जगह दाना पानी मिल जाता है। वो खाना लेकर जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर बांस का घर दिखाई देता है। अरे, ये बांस का घर तो बहुत मजबूत और सुंदर दिख रहा है। मुझे भी एक ऐसा ही घर बनाना चाहिए। ऐसा कहकर कालू कौवा खाना लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। तुम्हें पता है टुनटुनी, मैंने आते समय एक बांस का घर देखा। हमें भी एक ऐसा ही घर बनाना होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। बांस के घर में हमारे अंडे सुरक्षित और गर्म भी रहेंगे। चलो, तो हम अभी बांस ढूंढने जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों बांस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया का पेट अचानक से दर्द करने लगता है। अजी, अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है अंडे देने का समय आ गया है। हमें जल्दी से घर बनाना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया का पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और वो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लगता है मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर अंडे देने ही होंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी सब बातें चील छुपकर सुन रहा था। चील उनसे आकर कहता है, ओए ओए, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर अंडे दे सकती हो। मुझे इस चील की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम हमारी जगह को ढूंढ लेंगे। ओए ओए, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। रहने दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को टूनी चिड़िया का बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ कैसे टुनटुनी? हम दोनों पड़ोस के जंगल में रहते हैं, पर तूफानी हवा बारिश
बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। मैं पेट से हूँ और मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मेरे अंडे देने का समय आ गया है। क्या तुम हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए पनाह दे दोगी? जैसे हमारा घर बन जाएगा हम हमारे घर वापस चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक चिड़िया हूँ। आप मेरे घर में रुक सकते हैं। आओ अंदर आओ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। हमारे बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं। हमें जल्द से जल्द हमारा घर बनाना होगा। हाँ, लेकिन हम हमारे अंडे लेकर कैसे जाएंगे? तुम अंडों की कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हारे अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो दोनों अपना घर बनाने में लग जाते हैं। इधर चील टुनटुनी चिड़िया के अंडों को खाने की फिराक में था। वो टूनी चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। तभी चील वहाँ पर आ जाता है। ओए ओए चिड़िया, बोल अब, वो अंडे कहाँ हैं? तभी उसे वहाँ पर अंडे दिखाई देते हैं। वो उसे एक बोरी में भरकर ले जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया और उसका पति कालू कौआ बांस का घर बना लेते हैं। आखिर हमारा घर बन ही गया। चलो अब हम अपने अंडे लेकर आते हैं। हाँ, बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं। फिर वो दोनों मिलकर टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि टूनी चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे टूनी बहन तो यहाँ नहीं है और हमारे अंडे वो भी नहीं दिख रहे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो तुम्हारे अंडे। देखो, इनमें से बच्चे बाहर आ रहे हैं। वो दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इनको देखो, ये तो कितने प्यारे हैं। शुक्रिया टूनी, जो तुमने हमारी इतनी मदद की। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को चील की करतूत के बारे में बता देती है। अरे टुनटुनी, उस दुष्ट चील को मैंने अच्छा पागल बना दिया। उसे मैंने अंडे की जगह पत्थर दे दिए। बड़ा बन रहा था अंडे खाने वाला, अब तो वो पत्थर खाएगा। उधर चील अंडे खाने लगता है। ओए ओए, ये अंडे क्यों नहीं फूट रहे? लगता है इस चिड़िया के अंडे बहुत मजबूत हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चिड़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो पत्थर है। सब मिलकर उस चील पर हंसने लगते हैं।